नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर पीसीएस पे अफेयर्स में। ये करंट अफेयर सीरीज़ यूपी पीसीएस प्री और आरओ के लिए फोकस है। तो चलते हैं आज की पहली न्यूज़ की तरफ, जो है कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में कमी की गई है। अब ये कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स है क्या, तो सबसे पहले इसको समझना है। ये टैक्स जो है गवर्नमेंट ऐसी इंडस्ट्री पे लगाती है जिसने अचानक ग्रोथ की हो किसी जियोपॉलिटिक्स इवेंट में या किसी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से उसकी वृद्धि अचानक से हुई हो जिस पे कंपनी का कोई जोर ना हो। तो ऐसी अचानक वृद्धि, विंडफॉल का मतलब ही है कि एंटिसिपेटेड ना हो वो उसका फ़ायदा। तो भारत में ऑयल इंडस्ट्री पे ऑयल इंडस्ट्री पे जैसे आप लोगों ने देखा ओएनजीसी वगैरह का फ़ायदा खूब ज़्यादा हो रहा है। इस समय खूब सस्ता तेल मिल रहा है तो खूब फ़ायदा हो रहा है। तो विंडफॉल टैक्स लगभग, ये काफ़ी टैक्स सब्सटेंशियल है, 7,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन लगता है ये। तो इसमें कुछ कमी की गई है विंडफॉल टैक्स में। तो सरकार का उद्देश्य ये रहता है कि ये यहाँ से टैक्स निकाल के इसको सामाजिक कल्याण के लिए धन जुटाया जाए, और इसको इस बेस पे सही ठहराया जाता है कि ये जो आपने ये बेनिफिट हासिल किया है, ये फ़ायदा हासिल किया है, ये असल में आपकी प्रोडक्शन या आपकी किसी पॉलिसी से नहीं आया है, बल्कि जियोपॉलिटिक्स ही ऐसी बन गई है कि आपको अचानक से बहुत फ़ायदा हो रहा है और कभी वो बहुत घाटा भी हो सकता है। तो जब फ़ायदा हो रहा है तो सरकार वहाँ से धन प्राप्त करने का प्रयास करती है। जबकि इसके विरोध में तर्क ये है कि अगर मान लीजिए वो कंपनी फिर जियोपॉलिटिक्स बदल जाए और कंपनी को तेल में घाटा होने लगे, तो क्या सरकार उसको फिर कुछ ऐसे सपोर्ट देगी या कुछ उसको फ़ायदा पहुंचाएगी, जबकि टैक्स तो लिया था जब बढ़ा था। तो ये एक बहस का मुद्दा है। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये न्यूज़ भी जियोपॉलिटिक्स की है। स्पेशल चाइना प्रॉब्लम, अभी जयशंकर ने, जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने इसका जिक्र किया था और हिंदू में एक आर्टिकल भी आया था। स्पेशल चाइना प्रॉब्लम है क्या, सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो स्पेशल चाइना प्रॉब्लम है चाइना से जो इंडिया में निवेश आ रहा है, चाइना से जो इंडिया में निवेश आ रहा है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा जयशंकर साहब ने कहा कि ये निवेश कहीं ऐसा तो नहीं है कि टारगेटेड है, किसी फील्ड स्पेशल में है, किसी गलत नीयत से किया जा रहा है। तो चाइना और इंडिया में, दक्षिण एशिया में काफ़ी टेंशन आप लोग जान ही रहे हैं। तो ये इसके मद्देनज़र जयशंकर साहब ने कहा कि ये स्पेशल चाइना प्रॉब्लम है और इस पे चाइना से इंडिया में आने वाले निवेश, इन्वेस्टमेंट का एरिया और उसका नियमन करने की ज़रूरत है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये स्पेशल चाइना प्रॉब्लम है। अगली चीज़ पे चलते हैं जो कि इन्वायरमेंट की न्यूज़ है। ये इंडियन एक्सप्रेस में आई थी। अटाकामा नमक क्षेत्र में भूमि अवतलन। तो ये अटाकामा क्षेत्र पहले है क्या, तो ये अगर दक्षिण अमेरिका में लोग बनाए तो ये दक्षिण अमेरिका में चिली, यहाँ पे एंडीज के एंडीज और यहाँ पे एक कोस्ट रेंज है, एक तटीय पर्वत है, उसके बीच में एक मरुस्थल है जिसका नाम है अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। और ये यहाँ पे एक पेरू की जलधारा बहती है, ठंडी जलधारा है, जिसके कारण इस मरुस्थल का निर्माण हुआ है। अटाकामा मरुस्थल कई चीज़ों के लिए जाना जाता है। सबसे पहले जो ये फेमस है वो है नाइट्रेट के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ का नाइट्रेट का बहुत प्रोडक्शन होता है इस एरिया में, और ये नाइट्रेट आगे चल के उर्वरक बनाने के लिए और विस्फोटक बनाने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा अटाकामा मरुस्थल तांबा, यूरेनियम, साथ ही साथ आयोडीन, इन तीनों के लिए भी फेमस है। अब देखिए, यहाँ से जो यूरेनियम का खनन हो रहा है, इसी यूरेनियम के खनन के कारण इसमें अवतलन आ रहा है। तो कोई भी इंडस्ट्रियल एक्शन अगर आप लेते हैं किसी एरिया में, तो उससे कुछ ना कुछ पर्यावरणीय दुष्परिणाम होते ही हैं। तो यूरेनियम के खनन से ये चित्र चर्चा में आ गया है, और ये पूछा जा सकता है कि अटाकामा में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, या यूरेनियम खनन से किस क्षेत्र में अवतलन हो गया है। तो ये अटाकामा चिली में है। इंडिया में भी जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में, आप लोगों को पता है, यूरेनियम खोजा गया था। और फिर यहाँ पे भी वही पर्यावरणीय चिंताएं हैं कि अगर यहाँ पे खनन होता है
तो क्या क्या सामने आता है। पहले तो चीज़ है कि वहाँ का जो वाटर बॉडी है वो डिस्टर्ब होगी। फिर वहाँ बहुत सारे पक्षी, ऐसे प्रवासी पक्षी आते हैं, उनका डिस्टर्ब होगा। वहाँ पे पानी की समस्या है, रियासी क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर में जल की समस्या है। अभी लद्दाख वाला न्यूज़ था, तो लद्दाख में सोनम वांगचुक ने कहा कि लद्दाख में जल्दी ही पानी की समस्या होने वाली है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में खाने और जल दोनों की समस्या है। तो ये रियासी में अगर यूरेनियम खनन होता है तो फिर वहाँ यही चिंताएं हैं। पहली चिंता है बायोडाइवर्सिटी की, कि प्रवासी पक्षी कहाँ जाएंगे। दूसरी जल की चिंता है, फिर वहाँ भू संतुलन की चिंता है। ये सब मिला के तो ये हुआ हमारा। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, तो ये भी पर्यावरण से ही जुड़ा हुआ है। एनजीटी ने पंजाब सरकार पर ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में विफल रहने के कारण 1,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो सबसे पहले समझेंगे एनजीटी क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो एनजीटी जो है, इसकी स्थापना हम लोग पता है 2010 में हुई थी, एक अधिनियम के द्वारा। 2010 में एक अधिनियम के द्वारा, अगर एग्जैक्ट डेट देखें तो 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये क्या काम करता है, ये पर्यावरण संबंधी जो केसेस हैं उनको देखता है, और जो अगर पर्यावरणीय मानकों के अनुकूल या नियमों के अनुकूल अगर कोई सरकार, कोई प्राइवेट कंपनी या कोई भी एनजीओ काम नहीं करता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाता है, उसको दंड देने का काम करता है। तो चलते पहले ये देखेंगे ठोस और तरल अपशिष्ट संबंधी क्या अधिनियम है, किस अधिनियम के तहत ये दंड दिया गया है। तो ये अधिनियम 2016 का है, जिसको हम लोग कहते हैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, इसके तहत ही ये सजा दी गई है। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जो है गुजरात के सानंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई। तो गुजरात के सानंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई लगाई गई है, जो कि चौथी इकाई है। ठीक है, इसके लिए सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया था 21 दिसंबर 2021 को। तो ईयर केवल याद रखिए, 2021 में एक प्रोग्राम शुरू गया था। इस प्रोग्राम का नाम है द प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। ठीक है, लंबा प्रोग्राम का नाम है। तो इसका दो उद्देश्य है, सेमीकंडक्टर निर्माण करना और डिस्प्ले। तो गुजरात में ही अब तक 3 और प्लांट लग चुके हैं और ये चौथा प्लांट है। ठीक है, लगभग 3,500 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है इसमें। अगली न्यूज़ की तरफ चलें तो ये है डूरंड कप। तो डूरंड कप अभी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने डूरंड कप को जीत लिया है। किसको हरा के जीता है? मोहन बागान को हरा के जीता है। आप जानते हैं ये डूरंड कप जो है सबसे पुराना कप है, एशिया का सबसे पुराना कप है। इसके अलावा कुछ और हम लोग देख सकते हैं, जैसे कप और वो किस खेल से वो जुड़े हुए हैं इसके बारे में देख सकते हैं। तो सबसे आसान तो क्रिकेट का ही है। क्रिकेट में 2 कप हैं, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, और जो कंफ्यूज करता है वो है सीके नायडू। ये क्रिकेट का हो गया। फुटबॉल में अगर एक और देखें तो ये है संतोष ट्रॉफी, बहुत फेमस है। फिर एक और है रोवर्स कप। इसके अलावा डेविस कप फेमस है। डेविस टेनिस, ये एक रिदम हो जा रहा है तो ऐसे याद कर सकते हैं, टेनिस के लिए ये है। सुल्तान अजलन शाह जो कप है वो हॉकी के लिए है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी मिलान को दे देता है, अब तो ऐसे क्वेश्चन कम पूछता है। मुंबई और इंदौर के लिए सबसे छोटा रेल संपर्क मार्ग अभी आर्थिक विभाग ने यह घोषणा की है कि 309 किलोमीटर के लिए डायरेक्ट एक ट्रेन चलाई जाएगी। इसके लिए मंजूरी दी गई है। तो एक शहर है मुंबई, दूसरा शहर है इंदौर। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और इंदौर पर्यावरण के लिए हाल के वर्षों में काफ़ी चर्चा में रहा है। ठीक है, अपने पर्यावरण संस्कृति के लिए, अपनी साफ़ सफाई के लिए ये चर्चा में रहा है। अभी इंदौर में 11 लाख पेड़ एक दिन में लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, और मुंबई में अभी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, फिनटेक में भारत काफ़ी आगे है। तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन किया जिसमें मोदी जी गए थे और वहाँ उनका संबोधन भी हुआ था, और उन्होंने बताया था कि फिनटेक कैसे वित्तीय समावेशन
को जोड़ रहा है। आप देख रहे हैं, सब्जी वाले और छोटे छोटे ये व्यापारी, ये सब लोग फिनटेक से जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई फिनटेक वाला ऐप चला रहे हैं, पेटीएम, गूगल, फ़ोनपे, कुछ भी। और लोन, डीबीटी, इन सब चीज़ों के लिए ये फिनटेक कितना काम कर रहा है, तो भारत इसमें काफ़ी आगे है। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है एनपीसीआई का है, जो यूपीआई बना है। भारत के बाहर भी यूपीआई से जोड़ रहे हैं लोगों को। अगली न्यूज़ जो है वो है एग्री श्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल। ये कृषि निवेश पोर्टल और एग्री श्योर फंड, ये दोनों न्यूज़ जो है वो किसान मंत्रालय, जो कि केंद्र कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। और मंत्री कौन है इसका? मंत्री जो पूर्व एमपी के मुख्यमंत्री थे, शिवराज सिंह चौहान, ये कृषि मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान ने ही इसको दिल्ली से लॉन्च किया है, दिल्ली के पूसा से। इसके बहुत डीप में नहीं जाना है, ऑनलाइनर टाइप का ही है। कुछ अगर योजनाओं को देखें कृषि मंत्रालय से संबंधित, तो इन योजनाओं में सबसे पहले है पीएम किसान, जो सबसे बड़ी योजना है। पीएम किसान कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ है 24 फरवरी 2019 को। 24 फरवरी 2019 को 6,000 रुपया डीबीटी होता है इसमें, 3 किस्तों में 2-2 हज़ार करके। इसके बाद अगर अगली योजना देखें तो पीएम किसान के अलावा पीएम KMY, ये KMY क्या है? किसान मानधन योजना है। ये भी 2019 की योजना है, लेकिन ये सितंबर की है, सितंबर 2019 की योजना है। इसमें यह है कि 18 से 40 वर्ष का जो किसान है उससे योगदान लेना है, उसको इस योजना में शामिल करना है। और उद्देश्य क्या है कि जब वो 60 वर्ष का हो जाए तो उसको 3,000 रुपया कम से कम पेंशन मिलने लगे, 3,000 रुपया मासिक पेंशन मिलने लगे। क्राइटेरिया यही है कि 18 से 40 आयु होनी चाहिए और लेस देन 2 हेक्टेयर ज़मीन होनी चाहिए, मतलब छोटा किसान होना चाहिए। तो ये पेंशन की स्कीम है। और अगर किसी इस स्कीम से जुड़ी हुई एक स्कीम है कृषि अवसंरचना निधि, जिसको AIF भी कहते हैं, AIF, कृषि अवसंरचना निधि 2020 में शुरू की गई थी। एक और पुरानी योजना है पीएम फसल बीमा योजना, ये योजना 2016 में शुरू की गई थी। इस योजना में किफ़ायती दर पे फसल का बीमा करना है, ताकि जब तक वो कटे ना तब तक उसको प्राकृतिक जोखिमों से व्यापक कवर दिया जा सके। ठीक है। इसके अलावा सरकार ब्याज सहायता भी देती है। कभी पूछ सकता है कि ब्याज सहायता कितनी देती है और क्या प्रभावी दर है। अब देखिए, एक दर होती है जो बैंक लगाता है, ये बैंक की दर 7% होती है, लेकिन 3% इसमें गवर्नमेंट दे देती है, तो ये 3% इसमें से हट जाता है। जो प्रभावी दर है वो 4% के आसपास रहती है, तो प्रभावी दर पूछा जा सकता है। जो आज की आखिरी न्यूज़ है वो है सी बॉक्स पोर्टल। ये सी बॉक्स पोर्टल किसने शुरू किया है, किस मंत्रालय की पहल है, क्या है, देखते हैं। सी बॉक्स पोर्टल शुरू हुआ है 29 अगस्त को, 29 अगस्त 2024 को। जिस मंत्रालय ने शुरू किया है इसका नाम है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब इस मंत्रालय की जो मंत्री हैं उनका नाम है अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी हैं। उद्देश्य क्या है सी बॉक्स पोर्टल का? कार्यस्थल पर महिलाओं से अगर किसी तरह की यौन हिंसा, यौन दुराचार या यौन आचरण किया जाता है तो इसकी शिकायत डायरेक्ट एक पोर्टल पे आप कर सकते हैं। ये केंद्रीय पोर्टल है और इस पर इसकी निगरानी की जाती है। इसका उद्देश्य यही है कि कार्यस्थल पे महिलाओं को यौन सुरक्षा देना। अब देखिए, इसके लिए जो कानून है जिसके तहत ये कार्य करेगा, मान लीजिए किसी ने रिपोर्टिंग कर दी, तो 2013 में एक कानून आया है जिसका नाम है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 में, आप लोगों को ईयर याद रखना है। तो और एक कार्यस्थल पे महिलाओं के यौन उत्पीड़न की जो बहस है वो सबसे पहले एक केस से शुरू हुई है। उस केस का नाम है विशाखा। केस का नाम तो कुछ और था, लेकिन सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने 1997 का ये केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन जारी की, जिसके तहत प्रत्येक ऑफिस में कुछ उपचारात्मक नियमन करना था, वो बंद करने थे, जिससे जो कार्यस्थल पे महिलाओं की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जा सके। तो ये हमारा 3 सितंबर की न्यूज़ थी। इसमें कुछ वनडे न्यूज़ है, कुछ जो है वन लाइनर है, कुछ डिटेल है। तो
आप लोग जुड़े रहिए इस सीरीज़ से। फिर ये सीरीज़ आर ओ तक चलेगी और प्रतिदिन, साप्ताहिक और मंथली ये तीनों न्यूज़ हम लोग कवर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।